संजय चौहान जी आए और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के सापेक्ष में अपनी बात को रखें। साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम चैतन्य। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए ये सभी साथी हैं, ज़्यादातर जो लोग जनवादी पार्टी के निर्माण काल से ही काम कर रहे हैं। और आप सब जानते होंगे कि हम लोगों ने पार्टी का निर्माण ही, वो दौर था जब सपा और बसपा की सरकारें हुआ करती थी, एक के बाद दूसरी के बाद वही, कभी सपा बनती थी, कभी बसपा बनती थी। और उत्तर प्रदेश में एक दौर चला कि सपा की सरकार बनती थी तो एक जात विशेष के लोगों को नौकरियां मिलती थी, उनका आतंकवाद और सामंतवाद मजबूत होता था। बसपा की बनती थी तो एक खास जात के लोगों को, चमार जात के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता दिखता था, बाकी जातियां हाशिए पर दिखती थी। स्थिति ये थी कि जो ओबीसी और एससी का आरक्षण मिला था, उस पूरे आरक्षण का जब से लागू है, राजनीतिक रूप से जो जात गोलबंद रही, आर्थिक रूप से इस वर्ग में जो जात संपन्न रही, वही जात आज तक लेती है। और इसका तथ्यात्मक आंकड़ा सिर्फ हम बात से नहीं कह रहे, बल्कि 13 अक्टूबर 2013 को स्वयं हाईकोर्ट ने में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल किया था, उस जवाब जो दाखिल किया गया था, उस जवाब में भी ये था। जब जवाब दाखिल किया तब हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जिस जात की जितनी आबादी है, उस आबादी से भी ज्यादा अगर उस जात को सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व मिल गया है तो अभी तक वह जाति ओबीसी और एससी में क्यों है। फिर उसने बकायदे यादव बिरादरी की आबादी कितनी सरकारी नौकरियों में है, उसकी पॉपुलेशन कितना है, चमार बिरादरी की कितनी आबादी है, उसकी कितना पॉपुलेशन है और कितनी वो सरकारी नौकरियों में है, ये पूरा आंकड़ा हाईकोर्ट ने जारी किया और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि जो आरक्षण सामाजिक न्याय के नाम पर दिया गया था और इस आरक्षण को देते समय यह प्रावधान किया गया कि जो जातियां अपनी संख्या के अनुपात में शिक्षा और नौकरियों में कम भागीदारी रखती हैं, उन्हें आरक्षण देकर के आगे बढ़ाया जाए। तो अब जो जाति अपनी संख्या के अनुपात से कई गुना ज्यादा सरकारी नौकरियों में हो गई, उन्हें अभी तक आरक्षण क्यों जारी है। और इस लड़ाई को लेकर के हम लोग 2007 से लगातार पदयात्रा करना, भूख हड़ताल करना, जेल भरो आंदोलन करना, चक्का जाम करना, रेल रोको अभियान करना, प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान करना और लखनऊ विधानसभा का घेराव करना, जिसमें यहाँ हो सकता है 2-4 साथी हों जिनको रबड़ की गोलियां भी लगी हुई थी। सतकुमार को भी पैर में रबड़ की गोली लगी थी, पैर फ्रैक्चर हो गया था। जिला अध्यक्ष इनको भी लगी हुई थी, कई लोगों को रबड़ की गोलियां लगी हुई थी, घायल हुए थे, 45 लोग घायल हुए थे जो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे, लेकिन सबसे बड़ा जो संवैधानिक जो पेच फंसती थी कि जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लागू करने का प्रयास करती थी, सपा और बसपा से तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर भाजपा की सरकार बनी और राजनाथ सिंह जी ने इसे लागू भी किया तो वो कोर्ट में जाकर के फंस गया मामला। कोर्ट में कोई ठोस सबूत के आधार पर कोई ठोस कानून इस आरक्षण वर्गीकरण के लिए नहीं था। लेकिन एक बात 1 अगस्त 2024 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने इस निर्णय को दिया कि आरक्षण का जब से जारी है, इसका अवलोकन करने के बाद एक निर्णय पर यह कोर्ट पहुंची है कि आरक्षण में जो जातियां मजबूत है वही आरक्षण खा रही हैं और अब तक खाती रही हैं, और आरक्षण में तमाम सारी ऐसी जातियां हैं, ओबीसी में है और एससी में, जो आरक्षण के दायरे में रहते हुए भी सरकारी नौकरियों में भागीदारी
आज तक नहीं प्राप्त कर सकी, शिक्षा में नहीं उनकी भागीदारी कर पाई है, तो इस आरक्षण का वर्गीकरण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानून बना दिया। अभी जो हैंडबिल आप लोगों को मिलेगी, छपने जा रही है, राजसभा कुमार जी और सब लोग ये लोग रुकेंगे, कल हैंडबिल फाइनल करा करके प्रिंट में दे दिया जाएगा। उसमें वो सारा विवरण है, वो सारी निर्णय की कापियां भी उसमें लगाई गई और 7 महीने हो गया इस निर्णय को दिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सपा बसपा की तो है नहीं। सपा बसपा को जो करना था किया। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और 7 अगस्त को पूरी बहुजन समाज पार्टी सहित सारे दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था कि नहीं किया था, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, सब लोगों ने इसका विरोध किया। ये जो लोग आरक्षण को लूट रहे हैं, वो लोग उतर करके सड़क पर विरोध कर रहे हैं और जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो सड़क पर उतर नहीं रहे। तो सरकार इसे लागू कैसे करेगी? तो साथियों, अब जिम्मेदारी भी इस लड़ाई को एक मजबूत तरीके से जनवादियों ने ही उत्तर प्रदेश में लड़ा है। तो अब ये जिम्मेदारी जनवादियों की ही है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लागू करे। यह दबाव बनाने की जिम्मेदारी भी जनवादियों की। इसलिए हमने एक सुझाव चाहा है कि आगामी 23 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है और पार्टी के स्थापना दिवस पर पहले भी मीटिंग में हमने चर्चा किया था कि एक पदयात्रा की जाएगी। जो एक पदयात्रा हम लोगों ने इसी मांग को लेकर के 11 सितंबर 2011 को हम लोगों ने बलिया से किया था और लखनऊ तक आए थे और लखनऊ के मंच पर राजनाथ सिंह जी भी थे पदयात्रा के समापन के दिन। आप सब लोगों को याद होगा, झूलेलाल पार्क में। और अब ये पदयात्रा हम लोगों ने, तब इसकी डिमांड हम लोग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट हम लोगों के पक्ष में नहीं। अब कानून भी हम लोगों के पक्ष में बन गया है। तो ये पदयात्रा हम लोगों को इतनी बड़ी पदयात्रा के रूप में करनी है कि लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को ये लग जाए कि अगर हम अब इसे लागू नहीं करेंगे तो आने वाले 2027 के चुनाव में अति पिछड़ों के वोटों से हम अपना हाथ धो बैठेंगे। और अगर अति पिछड़ा ही बीजेपी के साथ नहीं है, अगर चौहानी बीजेपी के साथ नहीं है, पिछड़ा ही साथ नहीं है, तो बताइए पूर्वांचल में बीजेपी की कोई स्थिति बन सकती है? तो ये हम लोग अगर एहसास कराने में कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको लागू कर देगी। और अगर पंचायत के चुनाव से पहले इसको लागू कर देगी, हम लोगों का प्रयास है कि पंचायती चुनाव से पहले इसको लागू किया जाए और पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन में अति पिछड़ों का और दलितों का अलग रिजर्वेशन लागू किया जाए, जैसे बिहार में लागू है। और अगर पंचायत चुनाव में हम अति पिछड़ों का आरक्षण लागू हो जाएगा तो आज जितने प्रधान हम लोगों के हैं उसके 5 गुना प्रधान 2025-26 में जो आएगा चुनाव, पंचायत चुनाव, उसमें अपने आप बन जाएंगे, प्रमुख बन जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे। और एक नई राजनीतिक नर्सरी 2026 में पंचायत चुनाव से अति पिछड़े समाज में देखने को मिलेगी, दलित समाज में देखने को मिलेगी। तो भाजपा की मंशा भी है इसे लागू करना, लेकिन वो इसे क्यों नहीं लागू कर रही? क्योंकि उसे डर है कि इस रिजर्वेशन को लागू करने से कुर्मी भी नाराज हो जाएगा जो हमारा वोटर है, उधर जाट और गुजर भी नाराज हो जाएगा जो हमारा वोटर है, बीजेपी को वोट करता है, यादव समाज भी कुछ बीजेपी को वोट करता है। तो मुझे लगता है कि इतना होने के बावजूद भी अभी बीजेपी नहीं कर रही है, तो वो आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन वोटों को समझ रही है। लेकिन जब हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे और इस आंदोलन में अति पिछड़ी जातियों को हिस्सेदार बनाना शुरू कर देंगे तो बीजेपी निश्चित तौर पर जिन वोटों को बचाने का प्रयास कर रही है उससे कई गुना वोट हम पिछड़ों का है। और बीजेपी की स्थिति, मनोस्थिति इस तरह की बन जाएगी कि इसे लागू करो, नहीं तो हमारा 2027 में आने वाले समय में बहुत नुकसान कर देगी। तो साथियों,
23 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है और मैं चाहता हूं कि उस दिन मऊ से पदयात्रा का संचालन किया जाए लखनऊ के लिए। और इस बार की पदयात्रा में मैंने देखा था कि पिछले दौर की जो पदयात्राएं थी हम लोग लगातार चलते चले आ रहे थे, तो जब लगातार चलते रहते थे तो रूट लेवल पर जो तैयारी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हो पा रही थी। अब हमने पदयात्रा का स्वरूप बनाया है कि हर मंडल में पदयात्रा करेंगे और हर मंडल की पदयात्रा एक चरण हो और लास्ट पदयात्रा बाराबंकी से लखनऊ की अंतिम चरण हो और उस दिन पूरे प्रदेश भर को हम लोग बुलाया जाएगा। तो मऊ से हम लोग चलेंगे तो पहला चरण मऊ से चलेंगे और आजमगढ़ आकर के हम लोग इसका समापन करेंगे। फिर अगर हम लोग कुशीनगर से चलेंगे तो गोरखपुर लाकर के उसका समापन कर देंगे। हम लोग चंदौली से चलेंगे तो बनारस लाकर के उसका समापन कर देंगे कलेक्ट्रेट में। हम लोग सोनभद्र से चलेंगे तो मिर्जापुर उसका समापन कर देंगे। ऐसे ही मंडलवार हम लोग सिद्धार्थनगर से चलेंगे तो बस्ती आकर के समापन कर देंगे। अयोध्या से चलेंगे, गोंडा से चलेंगे तो अयोध्या आकर के उसका समापन कर देंगे। ऐसे ही मंडलवार हम लोग पदयात्रा करेंगे और हर पदयात्रा में 10-10 दिन का अंतर रहेगा ताकि पूरी टीम को हम निश्चित तौर पर थोड़ी हम लोगों की टीम हमारे कुछ साथी जो हम लोग टीम के हिस्सा थे बेवजह का नाराज होकर के अभी हम लोगों से थोड़ा अलग हो गए, तो टीम में काम करने वालों की थोड़ी कमी हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि जिस वजह से वो लोग राजनीति में आए और जिस विचारधारा के लिए लाठी डंडा खाए हैं, अब उस विचारधारा को अब लड़ने के लिए अंतिम समय आ गया है, तो वो सब लोग भी सारे गिलवा शिकवा छोड़ करके इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। यही उनके लिए समझदारी होगी और यही समाज के हित में भी होगा। तो वो सारे पुराने बिछड़े जितने नेता हैं उन नेताओं से भी हम लोग चल करके कहेंगे कि भाई तुमको राजनीति जैसे करनी हो किया, लेकिन ये आंदोलन समाज को आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव में एक बड़ी ताकत, शिक्षा और नौकरी में एक बड़ी ताकत देने जा रहा है। बंटवारा का अंतिम लड़ाई ये है और हम जानते हैं कि हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा इसको लागू करेगी। भाजपा इसे मुंह मोड़ नहीं सकती। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों को थोड़ा टीम जरूर कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूट लेवल पर हम लोगों के साथियों की संख्या कमजोर है। बड़ी आबादी है हम लोगों की, बड़े कार्यकर्ता हैं। अब 23 अप्रैल का चिलचिलाती धूप जरूर होगी, इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया कि जैसे मऊ में हम लोग सोनी धापा के मैदान में करेंगे तो कलेक्ट्रेट कितना दूर है, 3 किलोमीटर। सोनी धापा के मैदान से 3 किलोमीटर की पदयात्रा जाएगी, उसके बाद कलेक्ट्रेट में पहुंच करके ज्ञापन दे करके फिर वो पदयात्रा के जो परमानेंट साथी होंगे, जो 10-15-20 साथी जो होंगे, वो उस पदयात्रा को लेकर के धीरे धीरे घूमते 10 दिन में वहां पर पहुंचेंगे। कहाँ? आजमगढ़। फिर 23 को वहां होगी तो 1 तारीख को या 2 मई को हम लोग आजमगढ़ में कर देंगे और उसका समापन कर देंगे। और जब आजमगढ़ में पहुंचे तो आजमगढ़